Good afternoon. My name is Saurabh Meena, and as I promised you guys earlier, today we'll be discussing, and we have invited over Sri Rahul Kumarji, who is presently Senior Finance and Accounts Officer in ICAR. Uh, First, I think I should give a brief introduction about him. Sri Rahul Kumarji did his BCom honors from University of Delhi, and he did a Master of Commerce from Delhi School of Economics, University of Delhi, and he's also a certified chartered accountant. He joined as FAO in 2016 in ICR, and in 2021 he got promoted to Senior Finance and Accounts Officer. He's currently posted in NIPB New Delhi in ICR. So, Sri Rahul Kumarji, sir, welcome to my channel, and thank you very much for joining. Over to you, sir. Thank you so much, Saurabh sir, for giving me this opportunity for having a discussion as per the plan, and feeling honored that I am one of the part of this discussion. So I'm feeling very good. Okay, okay, sir. So moving ahead, हम लोग वी हैव डिसाइडेड दैट ये टू फेजेस में हमारा आज का सेशन होगा. फर्स्ट फेज हम्म, में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें कैंडिडेट्स ने पूछे हैं, उसके ऊपर हम्म, हम लोग डिस्कशन करेंगे. सेकेंड फेज वाला जो वीडियो होगा वो दैट विल बी रिगार्डिंग जिनका जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में अलग अलग पोजीशन में वर्किंग है, उनसे रिलेटेड हम्म, होगा. सो अच्छा. स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, सर. ये क्वेश्चन आया था इसमें, इन व्हाट वेज एफएओ इंटरव्यू कुड डिफर फ्रॉम एओ और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, एंड आ, हाउ शुड नॉन कॉमर्स वाला गो अबाउट द इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है. सर. आ, अभी तो बेसिकली हमने कोई इनको ऐसा कुछ रिटर्न में रिप्लाई थोड़ा दिया, जो भी डिस्कशन है वो यहीं पे ही होगा. हाँ, यहीं पे होगा. अभी तक कोई रिप्लाई वैसे दिया ओके. नहीं है. जैसे मैं अभी नोटिफिकेशन मैंने जब पूरा गो थ्रू किया, तो बेसिकली क्या है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला जो पर्सन है, अगर वो एफएओ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसने कॉमर्स का काफी अच्छा बैकग्राउंड अपना तैयार किया होगा, तभी वो क्वालिफाई हुआ है. क्योंकि यस. आई आई थिंक 300 मार्क्स का पेपर था ये, कॉमर्स का. 300 का था, 400 का था I guess. आई एम नॉट श्योर अबाउट द कॉमर्स पेपर, हाँ, सर. ठीक है. तो उसमें बेसिकली जितना भी पूरा कंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का, टैक्सेशन का, उसके अलावा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन हो गए, उसके अलावा सम इकोनॉमिक्स पार्ट वर देयर, सम बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट वर देयर. तो बेसिकली ये तो कंफर्म है कि जो भी पर्सन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर वो एफएओ के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स उसका कॉमर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रिपेयर तो होगा, अच्छे से प्रिपेयर तो होगा. और बेसिकली क्या है कि एफएओ के पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू में कंटेंट जो वो पूछेंगे, दैट वुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स दी कॉमर्स बैकग्राउंड. मतलब ठीक है, एओ का एक जर्नल वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रॉम लाइक करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, या फिर उसका एकेडमिक हो गया, या अगर वो कहीं उसका एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस से भी वो पूछ सकते हैं. बट पर्टिकुलरली अगर मैं एफएओ की बात करूं, सो देयर क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द कॉमर्स इटसेल्फ, मोस्टली क्वेश्चन वुड बी कॉमर्स इटसेल्फ. ऐसा मेरे को लगता है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई पर्सन आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ना पूछे. मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे वो कॉमर्स से ही होंगे, और जो सिलेबस का जो पार्ट था, जो सिलेबस का कंटेंट था, मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं में से ही होगा. ओके, सर. इवन आई थिंक कि जो एफएओ पोजीशन जो होती है, दैट इज, हम्म. उनमें डिजायरेबल लिखा हुआ है कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा वो ही डिजायरेबल होंगे. जो नॉन कॉमर्स वाले होंगे उनको वो एज मिल ही नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है. उनके डेफिनेटली मेंस में नहीं भी नंबर कम होंगे वो पेपर में. नहीं, आपने सर अगर देखा हो ना, तो उन्होंने 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू रखा है, उसमें ना उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है. तो इस हम्म. उसमें उन्होंने ना हायर क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 5 मार्क्स का उन्होंने एज दिया है, जबकि हम्म. वो एज उसमें नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हम्म. वाले में नहीं है, है ना. तो हम्म. ये तो कंफर्म है कि जो पर्सन जो उन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखी है, वो कहीं ना कहीं उनको चाहिए ही कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पर्सन. ठीक है ना. डेफिनेटली. बाकी तो ऐसा है कि अगर नॉन कॉमर्स वाला भी है और उसका कॉमर्स पे अगर उसने अच्छा खासा ग्रिप बना लिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी सिलेबस है, सिलेबस से अगर क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं और वो
प्रॉपरली रिप्लाई दे रहा है या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे रहा है, तो दैट वुड मतलब ही वुड बी इन द कंसिडरेशन। यस सर, यस। ठीक है सर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। Sir, the highest post shown is of Joint Secretary. Can you throw some light on the possibilities of reaching to this post, and how does it differ from the Joint Secretary post given to an IAS officer? सर, इसमें आप क्या कहेंगे? आ, मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं सर्विस में डिफरेंसेस तो हैं। जॉइंट सेक्रेटरी जो आईएएस से निकल कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आ, उनका जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है या जो डोमेन ऑफ वर्क है, वो कहीं ना कहीं आईसीआर के जॉइंट सेक्रेटरी के डोमेन वर्क से बहुत अलग है। और मतलब दे विल बी इन्वॉल्व, मतलब ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी इन आईसीआर इज नॉट स्मॉल थिंग, इट वुड बी अ वेरी बिग थिंग अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो बट ये है कि कहीं ना कहीं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इन दी पॉलिसी डिसीजन एज वेल एज फॉर टेकिंग दी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करता है जॉइंट सेक्रेटरी इन आईसीआर से, जॉइंट सेक्रेटरी जो आईएएस के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो आई थॉट कि इसमें दोनों का डिफरेंशिएशन कर पाना, एज यू नो वेरी वेल, वो मतलब सही नहीं होगा। बट ये है कि अल्टीमेटली बोथ आर हैंडलिंग वेरी गुड पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं है कि जॉइंट सेक्रेटरी इन आईसीआर जो है वो बहुत छोटी चीज है या नॉर्मल चीज देखेगा। ही इज ऑल्सो हैंडलिंग, अगर कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट होता है आईसीआर में, तो डेफिनेटली उसका भी, क्योंकि आईसीआर में अप्रोक्सीमेट 113 इंस्टीट्यूट हैं, तो 113 इंस्टीट्यूट के ऊपर अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी अगर अपॉइंटेड है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कंट्रोलिंग है, उसका जो मैनेजमेंट है, स्कोप ऑफ वर्क है, डिसीजन टेकिंग पावर है, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू वही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कैबिनेट के थ्रू अपॉइंट होकर आ रहे हैं या फिर जो लोग जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं, तो उनका जो वर्किंग जो स्कोप ऑफ वर्क है, वो जॉइंट सेक्रेटरी आईसीआर से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी यू Continuing कैन ऑल्सो with sir's, हाँ बोलिए, बताइए। बाकी यू कैन ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन दिस। हाँ सर। आई थिंक आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। जॉइंट सेक्रेटरी पोजीशन बहुत ही सीनियर पोजीशन होती है। ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और जैसे एडमिन का कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, अभी श्री राजीव लाल जी हैं। और ये अकाउंट्स जीपी में शर्मा भी सर। हमारे जीपी शर्मा जी हैं। सो दे आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स, जो पूरे कैडर के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। एंड हम्म, उनके उनकी पावर्स भी हम सबसे ज्यादा हैं, डेफिनेटली। चल है बहुत। एंड यस, बहुत ज्यादा है। एंड वो इक्विवेलेंट वर्क कर रहे हैं जो एक जॉइंट सेक्रेटरी किसी मिनिस्ट्री में करते हैं। एग्री बट एग्री एग्री। हाँ, इक्विवेलेंट वर्क कर रहे हैं। बट जो बंदा आईएएस कैडर से आएगा, उसमें थोड़ा सा उसको थोड़ी सी पावर्स उसकी शायद ज्यादा होगी। बट आई डेलीगेशन थिंक ऑफ पावर ज्यादा है। बट आई थिंक मोर और लेस इट्स द सेम ओनली, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। बाकी हम भी इस पोजीशन में, हम जिस पोजीशन में, उससे शायद ज्यादा बता नहीं पाएंगे। हाँ, होपफुली कल को फ्यूचर में वो ही इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, हम यहाँ से बता नहीं बिल्कुल। सकते। बट हम जिस लेवल से देख रहे हैं उस हिसाब से आई थिंक इक्विवेलेंट ही है ना सर? हाँ, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। So moving on to third question, sir. Also, sir, a document to be uploaded for shortlisted candidates at point number 8. They had asked to upload experience certificate. If you can please हम्म। ask to share the relevant performer for the same from administrative people, sir. Uh, sir, what do you think? इसमें हाँ, कोई नहीं, अगर हमें इनको शेयर करना है तो आई हैव वन फॉर्मेट विद मी, जो कि स्टैंडर्डली सभी जैसे डेपुटेशन पे या एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है, तो वो अनेक्जर है, वो अनेक्जर वी विल शेयर टू दी पीपल जो भी लोग ये मांग रहे हैं। और वो हम्म, हम उन लोगों को शेयर कर देंगे। एंड वो मतलब इट कैन बी इजीली फाइंड एनीवेयर इन एनी एडवर्टीजमेंट जो एक्सपीरियंस बेस पे मांगा जाता है। बेसिकली उसमें आपका करंट पोस्ट क्या है या आपका प्रीवियस पोस्ट क्या रहा है, उसमें आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या था, आपका डोमेन ऑफ वर्क क्या था, किस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर इनको एग्जैक्टली वही फॉर्मेट चाहिए तो वी विल शेयर टू दी पीपल। हम्म। ये इसमें एडिंग टू दिस पॉइंट, जो सर कह रहे हैं एकदम सही है। जो एडवर्टाइजमेंट्स में यू विल गेट इट, कई बार अलग अलग जॉब्स के एडवर्टीजमेंट में लगा रहता है ये। उसके अलावा इनफैक्ट यूपीएससी की भी वेबसाइट में अगर हम जाएंगे, यूपीएससी में भी से एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा होता है, जो सर ने जो मेंशन यस, किया है, यस। जो पॉइंट्स वो सब रहते हैं उसमें। तो वो भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सर, हाउ इज द वर्कलोड इन दिस जॉब प्रोफाइल एंड द ऑफिस टाइमिंग? सर आप बताइए इसमें।
नहीं, वर्कलोड तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो मोस्टली जो लोग एओ एफएओ अपॉइंट हो रहे हैं आफ्टर कैडर रिव्यू और बिफोर कैडर रिव्यू, तो कहीं ना कहीं एओ एफएओ का जो वर्क है, मतलब दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन सेक्शन और वन पोर्टफोलियो, कि हाँ भाई सिर्फ आपको इतना ही देखना है। उनको रिक्रूटमेंट भी हैंडल करना है, उनको एस्टेब्लिशमेंट भी हैंडल करना है, उनको प्रोक्योरमेंट भी करना है। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे वर्क से रिलेटेड भी चीजों में वो इन्वॉल्व रहेंगे, काफी सारे चार्जेस उनके पास में रहेंगे। तो इट इज नॉट इजी टू हैंडल, क्योंकि आप ग्रुप ए सर्विस अगर हैंडल कर रहे हैं और आपके अंडर में पूरा एक इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट में काफी लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें साइंटिस्ट भी है, उसमें टेक्निकल भी है, एडमिन भी है, तो लोड तो है, और बिल्कुल एज पर दी पोस्ट लोड भी है, प्लस स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि कोई ये सोचे कि हाँ इसमें वर्कलोड उतना नहीं रहेगा, तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि आप ग्रुप ए लेवल की पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लोड तो रहेगा ही। यस सर। इनफैक्ट मैं भी ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा लोड होता है कभी कभी, तो क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन है ना। बिल्कुल। एंड पूरा इंस्टीट्यूट की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक हद से देखा जाए तो रूल्स, व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस में हमारी बिल्कुल। रहेगी। एंड वी हैव टू गेट द वर्क डन। ऑफिस टाइमिंग नॉर्मली जैसे 9 to 5:30 रहेगा, बट हम्म। वो बिकॉज हमें ही काम करवाना है, तो वी बिल्कुल है। विल हैव टू, हाँ, अपने नहीं, कई हिसाब बार से जैसे जैसे फिर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आपको भी पता है कि वी हैव क्रंच ऑफ स्टाफ, है ना। स्टाफ की बहुत कमी है अभी, और अभी तो वैसे भी अथॉरिटी ने काफी प्रॉम्प्ट एक्शन इस पे लिए हैं, तो काफी स्टाफ मिल भी जाएगा। बट कई बार आपको इस चीज से भी फाइट करना पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ नहीं है, बट आपके ऊपर वर्क कितना है, एंड यू हैव टू मैनेज। कई बार आपको अपने लीव से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार आपको अपने पर्सनल प्लान से भी कॉम्प्रोमाइज करना, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डिलीवर दी सर्विसेज टू द इंस्टीट्यूट। और ये पोजीशंस ऐसी हैं कि आप अगर बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लीव पर जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट की काफी जो वर्क है वो काफी सफर करता है इसमें। स्पेशली प्रोक्योरमेंट हो गया, स्पेशली काफी सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और बेसिकली हमारे पास बजट काफी अच्छा खासा होता है, तो उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना एज पर रूल, वो हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वी हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग विद इन दी रूल। और उन बेसिस पे मेरा तो सजेशन यही है कि काफी बड़ा काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है position। राइटली सर। सर वर्कलोड तो है, कई बार वी हैव टू कम ऑन वीकेंड्स आल्सो, बिकॉज काम का जब प्रेशर रहता है वी हैव टू डिलीवर, सो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, sir, what is the first priority of people who have both AO and FAO interview? आपकी क्या राय आ, है सर? देखिए, दोनों का जो वर्क है वो कई एस्पेक्ट में सिमिलर है। प्रोक्योरमेंट की फाइल, जैसे सपोज मैं काफी सारे एरियाज की बात करूँ, जैसे प्रोक्योरमेंट हो गया, सर्विस मैटर हो गया, उसके अलावा आपके एस्टेब्लिशमेंट के काफी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसमें दोनों को ही सेम वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बीइंग एडमिन आप उस प्रपोजल को एग्जामिन करते हैं, पुटअप करते हैं, फाइनेंस को भेजते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उनकी भी सेम ही एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डिफरेंट होगा। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं प्रपोजल को टेकअप करने में एडमिन का रोल काफी ज्यादा होता है, क्योंकि दे हैव टू से कि हाँ भी इनमें किस प्रोविजन के तहत वो इस प्रपोजल को आगे भेज रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे हिसाब से है कि दोनों पोस्टों को ना कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, हर पोस्ट का अपना, हाँ, लेकिन ये कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है दे विल एंजॉय देयर फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जॉब प्रोफाइल है दैट वुड बी रिलेवेंट टू देयर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफी रिलेवेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि वाट एवर यू हैव एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बट वो आपको आपके लिए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज्वाइन करने के बाद में हर चीजें आपको नए सिरे से सीखनी पड़ेगी। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही आपको पता है, काफी सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी, बट दोनों में तो डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कैरियर एस्पेक्ट से देखूं तो अभी आईसीआर में कैडर भी होने के बाद में दोनों ही कैडर में जो है वो स्कोप ऑफ वर्क सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं सो इसका तो सर एकदम सही कह रहे हैं। अगर
बट उसके अलावा इन एडिशन टू दैट आई थिंक अगर किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ही शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट ज्वाइनिंग एफएओ। यस, यस, कॉमर्स या फाइनेंस का बैकग्राउंड है उनके लिए एफएओ इज बेटर, एंड जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके लिए एओ इज बेटर। और यस, दोनों का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों में अभी सेम इक्विवेलेंट ही आई गेस। दोनों में काफी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं एंड हम्म, वी आर मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। दोनों में वी हैव वेरी गुड ऑफिसर्स presently in the system. So both of them are same. It depends on what qualifications you have. है ना सर? नहीं, और इसमें इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हमारी जो अथॉरिटीज हैं जो आईसीएआर हेडक्वार्टर में हैं, तो बेसिकली उनका भी यही मोटो है। काफी सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन, आपको भी पता ही है। काफी सारी चीजें पोस्टिंग्स को लेके, उसके अलावा मतलब जो बहुत क्वालिटी वाले ऑफिसर्स हैं, दे आर अपॉइंटिंग देम एट अ वेरी गुड पोजीशन। जैसे मेरे को अभी एडिशनल चार्ज दिया है एग्रीनोवेट का, मैं वहाँ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था एंड दे थॉट कि ठीक है, बीइंग सीए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो आई कैन हैंडल दैट कंपनी, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कंपनी गवर्नेंस से रिलेटेड सारी चीजें उसमें है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कैडर रिव्यू हुआ है, उसके अलावा काफी सारे प्रमोशन एवेन्यूज बढ़े हैं, उसके अलावा काफी सारी रिपोर्टिंग हम लोगों की बढ़ी है, तो उसमें फाइनेंस का अपना अलग स्कोप है, एडमिन का अपना अलग स्कोप है। उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी काफी अलग है, एडमिन की कैरियर अपॉर्चुनिटी काफी अलग है। तो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। बट हाँ, ये है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको एफएओ की पोस्ट हैंडल करना काफी इजी रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो वर्क है दैट इज रिलेवेंट टू देयर डे टू डे एक्टिविटी, लाइक बीआरएस हो गया, एनुअल अकाउंट हो गया, बजटिंग हो गया, उसके अलावा आपके एनुअल अकाउंट हो गए हैं, ऑडिट हो गया है। तो दैट बैकग्राउंड विल हेल्प देम टू हैंडल देयर चार्जेस एज ए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर। Yes, sir. Moving on to the next question. सर एफएओ के इंटरव्यू के लिए कुछ टेक्निकल एरियाज बता दो, क्या क्या पढ़ना चाहिए, जस्ट एन आइडिया इफ पॉसिबल। मैं इसमें एक चीज ये बिल्कुल सभी जो कैंडिडेट जो अभी इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हैं, उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि एग्रीकल्चर का काफी अच्छा खासा क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, कि भाई बजट में क्या एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने प्रोविजन रखे हैं। ठीक है, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो है ही। तो उसमें उनका जो मोस्टली जो है, दे विल लिंक देयर कॉमर्स बैकग्राउंड विद एग्रीकल्चर सेक्टर, कि बजट में उनके लिए क्या प्रोविजन है, क्या क्या उनको टैक्स बेनिफिट्स हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो उनका काफी अच्छा खासा स्कोप रहेगा। मतलब मैं सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस करूंगा कि जो फाइनेंस जो लोग कॉमर्स से हैं या जो लोग एफएओ के लिए अपेयर हो रहे हैं, दे गो थ्रू विद द डीप कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि काफी सारी चीजें वो मनी, आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड वो बिल्कुल करके जाए। आरबीआई के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाए, एग्रीकल्चर के लिए वो पढ़ के जाए, क्या हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, कितना कहाँ किन एरियाज में हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा ऑडिट का भी थोड़े बहुत, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जैसे हमारे इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है काफी सारे, वो उसको अच्छे से करके जाए। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, उसके अलावा आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया। तो जो जी कॉमर्स का पार्ट है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको काफी अच्छे से करके जाए। इससे बियॉन्ड तो वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। बाकी इंटरव्यूअर के लिए जनरल क्वेश्चन पूछना वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, उनका जो डोमेन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। वो तो ओपन टू ऑल है, वो तो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम है। ओके सर, एक और क्वेश्चन। हम्म, जैसे आपने इंटरव्यू का वेटेज आपने देखा, जो उस कंपोनेंट्स जो होंगे इंटरव्यू में, उसमें हम्म, वन ऑफ द पार्ट वाज रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। सो यस। कुछ उसका वेटेज है इस बार। सो व्हाट डू हाँ, यू तो थिंक कि आई थिंक कैंडिडेट को 20 है। इंटरव्यू के लिए कितना आना चाहिए? सर यस, सॉरी, एक बार रिपीट करिए। वेटेज है। हाँ। सो आपके हिसाब से एक बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में कितना आना चाहिए कैंडिडेट को एफएओ इंटरव्यू के लिए?
मुझे लगता है कि कैंडिडेट शुड बी अवेयर विद द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। एक्सेल पे थोड़ा उनका कमांड होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, एकदम डीप कमांड भी नहीं चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूलाज है, सम का है, ग्राफ्स है, तो एक तो एक्सेल पे बेसिक उनको नॉलेज होनी चाहिए। पीपीटी पे उनका बेसिक नॉलेज, मतलब अगर कैंडिडेट का एमएस वर्ड ओके है, एमएस ऑफिस, सॉरी एमएस ऑफिस अगर उसका ओके है, तो ही कैन हैंडल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला जो पार्ट है। क्योंकि बेसिकली वो यही कहेंगे कि हाँ आप एक लेटर ड्राफ्ट करिए, उसमें वो अपना एक लेटर का वो एक ड्राफ्ट बना कर दे देंगे, भाई आपको एज इट इज की कॉपी करनी है, ठीक है। और उसके अलावा पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए वो दे सकते हैं। उसके अलावा वो एक्सेल पर एक पाई चार्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं, या बार चार्ट बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो वो कुछ डाटा आपको देंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सन का एमएस ऑफिस अगर पक्का है, तो उसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और सर जैसे आजकल हम लोग सर्विस में देखते हैं कि वन हैज टू ऑपरेट मेनी सॉफ्टवेयर चलाने आनी चाहिए। जैसे अब ऑडिट में हम पीएफएमएस हो गया, एफएमएस हो गया, हम्म, इवन जो हम्म, प्रोक्योरमेंट करे तो जेम हो गया। सो क्या हो भी सकता है शायद इंटरव्यू में इससे रिलेटेड भी कुछ काम करवा दें। सो मैं इन एडिशन टू व्हाट सर सेड, मुझे ऐसा लगता है कि साथ में जैसे किसी ने अगर इंटरनेट बैंकिंग अगर अच्छे से यूज किया है, उसको थोड़ा सा हम्म, एज होगा। जो डेस्कटॉप में इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, पता है कि हाँ 15-20 ऑप्शन इधर है, 15-20 रोज हैं उसमें, कहाँ पे क्लिक करके क्या क्या काम होगा। तो हम्म। उसी टाइप का इंटरफेस शायद हमारे पीएफएमएस और इनमें होता है। उससे थोड़ा हाँ हाँ। कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग आता है, आप कंप्यूटर पे यूज करना जानते हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट सर? सर इसमें हाँ, मैं इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि बेसिकली ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जैम का हो गया, उसके अलावा पीएसएमएस हो गया, ये प्लेटफॉर्म आफ्टर सर्विस ही पर्सन को हैंडल करने हैं। तो बेसिकली दे वांट कि अगर हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एक पार्ट रख रहे हैं, और मतलब वन ऑफ द पार्ट इन इंटरव्यू टेस्ट, तो उसमें बेसिकली उनका जो फोकस रहेगा वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पे रहेगा कि क्या पर्सन एमएस ऑफिस के बारे में अच्छे से जानता है, क्या वो ब्राउजिंग करना जानता है, ठीक है। तो मेरा तो उसमें एक स्पेशल वही रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि पर्सन अगर एमएस ऑफिस से पूरी तरीके से रिलेवेंट है और उसको पूरे अच्छे से वो आता है, तो उसको इट वुड बी वेरी इजी फॉर हिम और हर कि वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ओके, ओके सर। एंड सर एनी अदर टिप्स फॉर दोज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू कैसा था? आप 2-3 मिनट में बता पाएंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? मेरा एक्सपीरियंस इंटरव्यू का काफी अच्छा था। और इंटरव्यू में बेसिकली मेरे से जो क्वेश्चन पूछे थे वो ये पूछा था कि आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। और अभी हमारा जो फूड ग्रेन है उसमें वीट का प्रोडक्शन कितना है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा मेरे से ये पूछा गया था कि ऐसे कौन कौन से हमारी फूड ग्रेन्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं, कौन से ऐसे फूड ग्रेन्स है जो मेजरली एक्सपोर्ट करते हैं। ये इससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी जीडीपी में, ये हमसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मेरे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा गया था, भाई आप पी एंड एल अकाउंट से क्या समझते हैं, एंड पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा मेरे से वर्किंग कैपिटल के बारे में पूछा गया था, क्या वर्किंग कैपिटल से क्या समझते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ में से लेबर से रिलेटेड एक दो चीजें पूछी थी, जैसे ईएसआईसी के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रोविडेंट फंड के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझसे टैक्सेशन के बारे में पूछा गया था कि कितने टाइप के सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं और उनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से ऐसी इनकम है जो एग्जाम्प्ट होती है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा मुझसे बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम में कुछ प्रोविजन पूछे थे कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होते हैं। उसके अलावा कुछ मेरे से एकेडमिक पार्ट पूछा था, जैसे उसमें कुछ थ्योरीज पूछी थी ओटी ओबी की। बेसिकली ये तो उस वक्त तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता था, वो तो बहुत नॉर्मली उन्होंने एक सिंपल कॉमर्स का एक पेपर रख दिया था। इस बार तो काफी वास्ट सिलेबस उन्होंने रखा है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें कुछ जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, स्पेशली ओटी एंड ओबी की, उन थ्योरीज के बारे में वो डेफिनेटली पूछेंगे। मेरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे थे। तो बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू था वो इसी डोमेन में ही।
थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफी इनपुट्स दिए दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। एंड अब